चलो स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में अपने 17 से 32 क्वेश्चन वाले पेज नंबर पर थे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे, कुछ रह गए थे। तो जो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हुए थे, डाउट्स में भेज दो, डिस्कस कर लेते हैं। रूप का है 22। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कल डिस्कस हो चुका है, तो दोबारा नहीं करवाऊंगा मैं। ध्रुव का है 21। फ्रॉम द पॉइंट फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x सर्कल, ये भी डिस्कस हो चुका है, तो ये भी दोबारा नहीं होगा। केशव का है 23। The combined equation of pair of tangents from -2, 0 to the parabola y square equal to 8x। तो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि एक पैराबोला है y square equal to 8x। हमने क्या किए, -2, 0 पॉइंट से इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करे और उन टेंजेंट्स की जो कंबाइंड इक्वेशन है उसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं। तो कंबाइंड इक्वेशन हमें लिखनी आती है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एस का मतलब होता है कर्व की इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 8x। S1 का मतलब -2, 0 पॉइंट यहाँ पर पुट करना होगा, वहां से वैल्यू आएगी 16। टी निकालने का तरीका होगा y1 जो कि 0 ही हो जाएगा, और 8 का आधा 4, x प्लस x1, और इस पूरे का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सोल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा। योगेश, हाँ बिल्कुल प्रूफ है, लेकिन कल की क्लास भी अपने प्रूफ के चक्कर में 10-15 मिनट चले गए थे, तो क्लास में प्रूफ नहीं होगा। पूछना हो तो या तो बाहर पूछ लेना, या जब चैप्टर चल रहा होता है तब पूछ लिया करो। 28 किसी ने पूछा है, द टेंजेंट्स टू द पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, या दूसरे शब्दों में बोलें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सी, फ्रॉम ओरिजिन आर परपेंडिकुलर। ये कह रहे हैं 0,0 से जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। देन सी इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एक तरह से डायरेक्टर एंगल का काम करती है। मतलब डायरेक्ट्रिक्स से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर आएंगे। अब इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आती है x इक्वल टू माइनस ए। यहां पर x का काम कौन कर रहा है, x माइनस सी। अगर a की बात करें, a निकालने के लिए x के कोफिशिएंट का 1/4 कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब ये आ गई अपने पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अगर 0,0 से बनाए गए टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं तो 0,0 इस पर लाई करना चाहिए। अगर पॉइंट सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये आंसर होगा। मतलब जो 28 क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, किसी को दिक्कत तो पूछ लेना। दुष्यंत ने बोला है 29, वो डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। ट्वेंटी नाइन में बोला है द फुट ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट टू द पैराबोला लाइज ऑन। तो यहाँ पर बोला गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पहले तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ, बाद में कंसेप्ट की बात करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो बनाते वक्त यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, -4। तो बेसिकली x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 4 आ जाएगा। एक मिनट रुको बच्चों, मैं फोन साइलेंट पे लगा लूँ। तो ये आ जाएगा। अब इसने बोला है कि जैसे हमारे पास हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, पैराबोला की एक अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है क्या, मैं चलो लिख देता हूँ, बनाने से अच्छा तो लिख देता हूँ। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिखना भी छोड़ो, बड़ी मेहनत है। तो मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी तुम्हें याद होगी कि अगर तुम फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर गिराओगे तो उसका जो लोकस आता है वो टेंजेंटेड वर्टेक्स आता है ना। तो इसमें यही बोला गया है कि इस पैराबोला का जो फोकस है उससे हमने टेंजेंट पर परपेंडिकुलर गिराया है, तो उसका लोकस बताओ, या फीट ऑफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर लाई करेंगे, तो किसके ऊपर लाई करेंगे, टेंजेंटेड वर्टेक्स पे। अब ये पैराबोला थोड़ा अलग टाइप का आ गया। हमें पता है कि अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तो उसमें टेंजेंटेड वर्टेक्स की जो इक्वेशन आती है वो आती है y इक्वल टू, सॉरी, वो आती है x इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर y की जगह x आ गया और x की जगह y आ गया, तो यहां पर हमें टेंजेंटेड वर्टेक्स की इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी, कैपिटल Y इक्वल टू 0। अब कैपिटल Y का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, y प्लस 4, तो y प्लस 4 इक्वल टू 0।
आंसर आ जाएगा y इक्वल टू -4। तो हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है या फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। y+4 इक्वल टू 0, यानी ए ऑप्शन। ठीक है। रवि ने कहा है 28 का थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेप, 1 2 3। भाई पैराबोला जो है वो हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है। उसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपने लिखते हैं x इक्वल टू -a, लेकिन यहाँ पर x नहीं है ना, कितना है, x माइनस सी है, तो x की जगह x माइनस सी आ जाएगा। a का मतलब होगा x के कोफिशिएंट का 1/4, वो है 1/4। 0,0 इसके ऊपर लाई करवा दिया, वहां से c की वैल्यू आ गई। ठीक है। और बताओ कौन सा डाउट है इस पेज पर, अगर कोई रह गया तो, या इनमें से कोई समझ नहीं आया हो जो अभी डिस्कस हुए 3 सवाल। अ, किसी का है 30 में हमें बोला गया है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये डिस्कस हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा। और बताओ कौन सा है। केशव कह रहा है 28 में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बच्चे बोल, क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो इतनी देर कुछ बच्चे बोल रहे हैं 34 पर अभी हम पहुंचे नहीं है, नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे। पहले 32 तक डाउट ले रहा हूँ। रवि का क्वेश्चन है 31। द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ अ पैराबोला हुज फोकल कोड इज पी एस क्यू सच दैट। अब ये कह रहा है कि एक अपने पास पैराबोला है, ऐसा कुछ, एस पी क्यू पी एस क्यू इसकी फोकल कोड है, ये आएगा। पी एस की लेंथ अपने को दी हुई है एस पी की लेंथ 3, और जो एस क्यू है उसकी लेंथ अपने को दी हुई है 2। हमसे पूछ रहे हैं लेटेस्ट सेक्टम की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं लेटेस्ट सेक्टम जो होता है, एक्चुअली जो सेमी लेटेस्ट सेक्टम होती है, वो इन दोनों जो फोकल कोड के जो दो टुकड़े हो रहे हैं एसपी और एसक्यू, इनके हार्मोनिक मीन के बराबर होती है। हार्मोनिक मीन ऑफ 2 और 3। तो 2 और 3 का हार्मोनिक मीन निकालना अपने को आता है, क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, नीचे दोनों नंबर्स का एडिशन आ जाता है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 6 2 12, 12/5। ये हमारे पास किसकी लेंथ है, ये सेमी लेटेस्ट सेक्टम की। अगर हमें लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ निकालनी हो तो क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि सेमी वाला इसका आधा होता है। तो आंसर आ जाएगा 24/5, यानी ए ऑप्शन। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। ईशान का है 24। वो देखते हैं द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ये कह रहा है कि -a, 2a नाम का एक पॉइंट है, उससे हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं। तो उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होगा। तो यहां पर हम नोटिस करेंगे कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है x इक्वल टू -a। तो ये जो पॉइंट है ये इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से हमने पैराबोला पर दो नॉर्मल बनाए हैं। तो जैसा कि प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट्रिक्स से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। तो कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थीटा बता सकते हैं, कितना होगा π/2। तो ये आंसर है, मतलब बी ऑप्शन। और बताओ कौन सा डाउट है, या इनमें से कोई अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो। ईशान का है 28 बच्चे पहले डिस्कस हो चुके हैं। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वो 23 है। अच्छा 23 बता दिया क्या मैंने। महक मीटिंग कब ज्वाइन करी थी तूने अभी, क्योंकि 28 में 2 बार समझा चुका हूँ। या तो तूने मीटिंग लेट ज्वाइन करी है, अभी क्लास अभी स्टार्ट करी है। महक कब ऐड हुई थी मीटिंग में। शुरू से हूँ सर। बच्चे ये तो मैं 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एक काम करना, यूट्यूब पे जब अपलोड होगी आजकल में, तब दोबारा देख लेना वीडियो एक बार। ध्रुव 34 पर आते हैं। अभी अभी इस पेज की बात कर रहे हैं जहां पर 17 से 32 है। इसमें अगर कोई डाउट रह गया है किसी का तो जल्दी से बोल दो, फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे।
ठीक है, दुष्यंत तो कह रहे हो गए हैं सारे। बाकी मैं कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? नीरज का है 22। नीरज ये पहले डिस्कस हो चुके हैं तो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं कह रही है फोर्थ स्टेप समझनी है तो फोर्थ स्टेप समझा देता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए x इक्वल टू माइनस ए होती है, लेकिन ये बिल्कुल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं है ना, शिफ्ट किया गया वर्टेक्स को। तो x की जगह x माइनस सी आ रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल X की जगह x माइनस सी रखेंगे। शिफ्ट करना सिखाया होगा। इक्वल टू माइनस ए का मतलब होता है जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax रखते हैं तो x का जितना कोफिशिएंट होता है उसका 1/4 करेंगे तो a आ जाता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, उसका 1/4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। माइनस पहले से लगा हुआ है। अब इसने कहा था 0,0 से जो टेंजेंट बनाए हैं वो परपेंडिकुलर है, तो किसी पॉइंट से टेंजेंट परपेंडिकुलर तभी आएंगे जब वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा। तो 0,0 डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, उठाकर पुट कर दिया, वहां से c की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं तुम्हारे इस पेज के। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस हैं 33 से लेकर 47 तक। इसमें जो जो डाउट्स हैं वो पूछ लो। जैसे प्रणव गुप्ता का है 36। 36 में बोला गया इफ ऑन अ गिवन बेस अ ट्राइंगल बी डिस्क्राइब्ड such that the sum of the tangents of the base angles is a constant, then the locus of the vertex is। ठीक है, तो गिवन बेस है तो हम अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक थोड़ा ढंग का बेस मान लेंगे जिससे हमें थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। बेस जो है मैं मान लेता हूँ यहाँ पर b पॉइंट होगा, यहाँ पर c पॉइंट होगा। एक ट्राइंगल की बात की जा रही है। इस पॉइंट को मान लेते हैं -a,0 और इस पॉइंट को मान लेते हैं a,0। अब ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, जैसे मान लो a वर्टेक्स यहाँ पर आ गया। गिवन बेस होने का मतलब ये होगा कि इसका बेस जो है वो फिक्स है, मतलब बी और सी पॉइंट मूव नहीं कर सकते, सिर्फ कौन सा पॉइंट मूव कर सकते हैं, ए वाला। तो अब वर्टेक्स का लोकस बताना है, तो जिसका लोकस बताना होता है उसको एच कोमा के मान लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एच कोमा के से ए पॉइंट से बेस पर परपेंडिकुलर गिराऊंगा इस तरीके से। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। अब इसने कहा है कि जो बेस एंगल्स हैं, बेस एंगल कौन कौन से हैं, एक तो एंगल बी है और एक एंगल सी है। इन दोनों के जो टेन थीटा का सम है, 10b प्लस 10c, वो एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, हम मान लेते हैं अल्फा है या सी मान लो। ये सी अलग है, वो सी अलग है। सी यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिया नहीं हुआ, हमें नाप फाइंड करना है, बस कांस्टेंट है वो है बस। ठीक है, अब काम करना चालू करते। अगर ए से मैंने बीसी पर परपेंडिकुलर गिराया है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, के आएगी। ये वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ के बराबर होगा। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए। ये जो छोटा सा डिस्टेंस होगा ये वाला, ये कितना होगा, एच होगा। 10b अगर निकालना हो तो लेफ्ट साइड वाले राइट ट्राइंगल की तरफ देखो, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी के अपॉन में आ जाएगा बेस यानी a प्लस एच। अगर 10c की बात करें तो सेकंड वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, परपेंडिकुलर के होगा और बेस होगा a माइनस एच। सोच के देखो, ये डिस्टेंस जो मैं मार्क कर रहा हूं ये a माइनस एच होगा, इक्वल टू सी। यहां पर अगर अब एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करेंगे तो के ऊपर आ जाएगा a माइनस एच प्लस ए प्लस एच, अपॉन में आएगा ए स्केयर माइनस एच का स्केयर इक्वल टू सी। माइनस एच एच कटेगा, कितना बन गया, 2ak इक्वल टू सी इंटू ए स्केयर माइनस एच का स्केयर। एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ay इक्वल टू सी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है x, उसकी पावर 2 आ रही है, दूसरा वेरिएबल y उसकी पावर 1 आ रही है। तो ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। तो हम बता सकते हैं कि जो ए पॉइंट है वर्टेक्स जो है उसका लोकस एक पैराबोला आएगा, यानी बी ऑप्शन। अब ध्रुव ने कहा है सर ऐसे -a,0 कैसे माना है, दूसरा a,0, क्योंकि देख भाई मेरी इच्छा थी। बेस तो उसने बोला हुआ है ना फिक्स है। बेस मानने को हम ये भी मान सकते थे कि बी पॉइंट जो है वो अल्फा कोमा बीटा है और सी पॉइंट जो है वो गामा कोमा डेल्टा है। वहां पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारे कांस्टेंट हो जाते, तब फिगर कैसी बनती, तब फिगर ऐसी बनती कि बी और सी रैंडम पॉइंट्स हैं और ए पॉइंट यहां पर कोई वेरिएबल पॉइंट है,
दोबारा ट्राइंगल बना, फिर हम वही काम करते, प्रोसेस परपेंडिकुलर गिराते और सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करते, लेकिन वहां पर हमारे लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता। तो मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान ले यहाँ पर ए का लोकस पैराबोला आ रहा था, तो हमने क्या करा, इस बेसी बीसी बेस को उठा लिया। ठीक है, मैं उंगलियों से दिखा नहीं सकता, मान ले दोनों उंगलियों के बीच में तूने बीसी बेस को फंसा लिया, उस बीसी को तूने रोटेट करके सीधा कर लिया, वो बेस बीसी ऐसा हो गया। इस बीसी बेस को उठाकर तूने यहां पर रख दिया इस तरीके से, तो उससे जो शेप आ रही थी कर्व की, कर्व क्या होगा, पहले रोटेट होगा, जैसे तूने बीसी को रोटेट करके सीधा करा, तो जो ए का लोकस आ रहा होगा, जो भी कर्व आ रहा होगा, मान ले ये कर्व आ रहा था, तो ये कर्व क्या हो गया होगा, थोड़ा सीधा हो गया होगा, रोटेट हो गया होगा। बाद में तूने उसको क्या करा, थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट कर दिया, तो उससे जो कर्व की जो शेप है वो तो चेंज होगी नहीं। अगर पहले पैराबोला आ रहा था तो रोटेट और शिफ्ट करने के बाद भी क्या आएगा, पैराबोला ही आएगा। अगर पहले सर्कल आ रहा था तो रोटेट और शिफ्ट करने के बाद भी सर्कल ही आएगा, तो उससे शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। तो ये काम मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दो बार ऐसे सवाल आए हैं कि जरूरत के हिसाब से जब हमें सिर्फ शेप के ऊपर कमेंट करना है, तो हम ये अजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, बेस अच्छा सा मान लिया, मानने को तुम बेस ये भी मान सकते थे कि 0,0 और A,0, वो भी कर सकते थे, जो मानना चाहो। A,0, B,0 ये भी मान सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। योगेश ने कहा है BNC को लेट किया है, हाँ बिल्कुल किया है। तेजस कह रहा है ज्यादा इजी बनाने के लिए 1,0 -1,0 ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे आपने इसमें y कोऑर्डिनेट 0 किया है, ऐसे ही x कोऑर्डिनेट 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ये भी ले सकते हो b के कोऑर्डिनेट्स, कि b के कोऑर्डिनेट्स ले लिए 0,b, c के कोऑर्डिनेट्स ले लिए 0,-b, बिल्कुल कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो शेप है वो सेम रहेगी। हाँ, लेकिन अगर तुम ज्यादा ही अजम्पशन मान के चल रहे हो कि a को पॉइंट भी मान लिया, फिर तो लोकस किसका निकालोगे, और जनरल करोगे तो इससे भी सेम आंसर आएगा, लेकिन मेहनत लग जाएगी। अगर जनरल करेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा लाइन की इक्वेशन निकालकर, फिर 10b 10c निकालेंगे, मेहनत वाला काम है थोड़ा। तो इतना एजम्पशन मानने में गलत नहीं है, क्योंकि शेप चेंज नहीं हो रही। हाँ, अगर वो पूछता कि कर्व की इक्वेशन बताओ, तो गलत हो जाता, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसे रोटेट नहीं कर सकते ना, फिर तो कर्व की इक्वेशन बदल जाएगी। लेकिन कर्व की इक्वेशन बताने के लिए उसने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उसने तो रैंडम चीजें बोल दी कि बीसी बेस फिक्स्ड है और ये है वो है। अगर वो हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स देता और हमसे पूछता कि कर्व की इक्वेशन बताओ, तब इस तरीके से अजम्पशन करना गलत हो जाता, वहां गड़बड़ आती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा, बाकी किसी का है तो पूछ लो। तेजस्व कह रहे 47, तो इसमें बोला हुआ है कि दो पैराबोला हैं। पहला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस L1, और जो दूसरा पहला पैराबोला है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस L2। ठीक है, ऑलवेज टच वन अनदर, द क्वांटिटीज L1 एंड L2 आर बोथ वेरिएबल, लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज द इक्वेशन। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दोनों पैराबोला एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये पैराबोला किस टाइप का होगा, ऐसा सा कुछ होगा। सेकंड वाला पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा। दोनों हमारे पास टच करके चल जा रहे हैं इस तरीके से। तो टच करने का मतलब ये होता है कि इनका जो टच वाला पॉइंट है, वहां पर दोनों के लिए सेम टेंजेंट आएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन बताओ क्या आएगी। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं एक दो तरीके बता देता हूँ, करके देख लेना। अगर लेंथ दी जाए तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे, मतलब बता देना, छोटा तरीका भी देख लेंगे कुछ होगा तो। बाकी जो मैं बता रहा हूँ मुझे छोटा ही लग रहा है। जो पहला हमारे पास पैराबोला है, उसके लिए अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। नॉर्मली होती तो ये, लेकिन x की जगह x माइनस L1 आ रहा है, तो मुझे यहां पर थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। क्या होगी, y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस L1 प्लस ए बाई एम। ये इसके ऊपर m स्लोप का टेंजेंट आ रहा है, ऐसे ही इस पर m स्लोप का टेंजेंट बना सकते हैं। बस फर्क ये होता है कि यहां पर देखो, जहां पर x आना था वहां पर y आ गया, y की जगह x आ गया। तो यहां पर भी सेम काम होगा, y की जगह x आएगा, m की जगह आता है 1/m। अच्छा, यहां पर x की जगह आना तो y था, लेकिन y माइनस L2 आएगा, क्योंकि शिफ्ट किया हुआ पैराबोला है। प्लस में a ही आएगा और 1/m की जगह m।
अब दोनों जगह से कांस्टेंट टर्म हम इक्वेट करवा देंगे। जैसे पहले वाली से कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है, माइनस का ml1 प्लस a/m। दूसरी वाली से अगर कांस्टेंट टर्म निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, करा कुछ नहीं है, एलसीएम लेकर m उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, y को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। तो जो कांस्टेंट टर्म्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी हमारे पास, माइनस का L2 आ जाएगा, और नहीं सॉरी प्लस का L2 आएगा। एक मिनट रुको, mx और ये आ जाएगा प्लस का L2, और साथ में आ जाएगा माइनस का am स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो m स्लोप की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास। अगर m स्लोप आ गया तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, am स्क्वायर सॉरी a बाई एम स्क्वायर कोमा 2a/m। लेकिन ये होते हैं स्टैंडर्ड वाले के लिए। दोबारा फिर लिख देता हूं मैं, एक मिनट को। अगर स्टैंडर्ड वाले पैराबोला के लिए बात की जाए तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या आते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट आता है a/m स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट आता है a/m। लेकिन ये स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं, y की जगह तो y आ रहा है, तो y तो अभी भी a/m ही रहेगा। जो x कोऑर्डिनेट है उसकी जगह आ जाएगा x माइनस L1, तो x माइनस L1 इक्वल टू a/m स्क्वायर। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा। यहां से हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उनके बीच में हम आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर हमारे पास मतलब वन ऑफ द मेथड्स है, मेथड वन तो ये हुआ। मेथड टू हमारे पास होगा कि अगर दोनों के लिए टेंजेंट सेम है तो टेंजेंट का स्लोप क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो dy बाई dx होगा, स्लोप जो होगा वो बराबर होगा। तो डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, वो भी मैं मेथड बता देता हूँ साइड में। पहले इतना देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेथड टू भी डिस्कस करते हैं। तेजस कह रहे हैं मैंने पी एच कोमा के मानकर टी इक्वल टू 0 से दोनों पैराबोलास की लाई इक्वेशन भी कंपेयर कर दिया था, उसे डायरेक्ट आ गया था। हाँ वही मैं करने वाला हूँ अभी। तूने टी इक्वल टू 0 करे, मैं डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा, वो एक ही बात होती है। टी इक्वल टू 0 भी डिफरेंशिएशन की मदद से ही निकालते हैं। महक पूछ रही है सर रेसिप्रोकल क्या हो, कैसे हुआ। बच्चे ये तो करते हैं ना, अपने शिफ्टिंग करते हैं। मतलब अगर एक पैराबोला से दूसरे पैराबोला में कन्वर्ट करना हो, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए हमें कुछ भी पता हो और हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y के लिए निकालना हो, तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, हमने x को y से रिप्लेस करे, y को x से रिप्लेस करे, और जहां जहां पर m दिखता है उसको 1/m से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो पहले इतने का। तो ऐसा बोलते हैं ना अपने कि अगर मान लो कभी भी तुम्हारे पास बोल दिया जाए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और इसके लिए हमें जो जो बातें पता है वो सब बातें हम x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर बात करते हैं, अगर टेंजेंट की इक्वेशन की बात करें तो इसमें हमें पता है y इक्वल टू mx प्लस a/m है। तो इन दोनों में काम करने के लिए हम क्या करते हैं, x को y से रिप्लेस करते हैं, y को x से, और जहां जहां m दिखते हैं वहां पर 1/m। तो क्या हो जाता है, y की जगह x आ जाएगा, m की जगह 1/m, x की जगह y प्लस am। जैसे इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो हम जानते हैं कितना होता है, a/m स्क्वायर कोमा 2a/m। तो जब मैं इसके लिए बात करूंगा तो उल्टे हो जाएंगे, x y में चला जाएगा, y x में, तो 2a आ जाएगा। 1/m की जगह m आ जाएगा, क्योंकि m रिप्लेस होता है 1/m से, a m स्क्वायर, ये इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अगर इसके लिए नॉर्मल की बात करें तो वो होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। अगर इसके लिए निकालना हो तो क्या होगा, y की जगह x आ जाएगा, m की जगह 1/m इंटू वाई माइनस 2a/m माइनस a/m क्यूब। लॉजिक इसके पीछे ये होता है कि x को y से रिप्लेस करने का मतलब है हमने y इक्वल टू x लाइन के अबाउट दोनों की मिरर इमेज ली है। ये तो हो गया होगा ना क्लास में यार। ठीक है, बस फिर मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो जो दूसरा तरीका बता रहा था मैं, मेथड टू बता रहा था, नोट्स पढ़ लेना बच्चे एक बार। तो 47 में क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस L1, और जो दूसरा पैराबोला दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस L2। ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो मेथड टू इसका क्या हो सकता है कि जैसा कि मैंने कहा, अगर कॉमन टेंजेंट है
तो दोनों टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। डिफरेंशिएट कर दो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y वाई डैश इक्वल टू कितना होगा 4a। यहां से वाई डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2a अपॉन वाई। ऐसे ही दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आएगा 2x इक्वल टू 4a वाई डैश। उम्मीद करता हूँ डिफरेंशिएशन करना आता ही होगा। यहां से वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2a। अब दोनों सॉरी, दोनों जगह से जो स्लोप आ रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 2a बाय वाई जो है वो x बाय 2a के बराबर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई जो है वो आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये अपना आंसर है बस। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो एक मेथड वो हो गया, एक मेथड ये हो गया। हाँ ये शायद छोटा पड़ रहा है, इजी है, बाकी आंसर उससे भी आ जाएगा। किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। योगेश का है 34, वो डिस्कस कर लेते हैं। 34 या डिस्कस कर नहीं पाएंगे अपने यार, इसमें फिगर बनानी बड़ी मुश्किल है। 34 एक बार रुको एक मिनट, मैं अभी छोड़वा रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं, ज्योमेट्री यूज करनी है थोड़ी सी। और वो ज्योमेट्री तभी समझा पाऊंगा जब ढंग से फिगर बनेगी। ठीक है, और फिगर सर्कल वगैरह बनाने आसान है, उसका ऑप्शन यहाँ पर आता है, कितना मर्जी बड़ा छोटा सर्कल बना लो। और पैराबोला बनना मुश्किल है। ठीक है, तो या तो मंडे की क्लास में याद दिला देना, मैं मंडे की क्लास में बोर्ड पर करवा दूंगा, या जो नेक्स्ट डिस्कशन की क्लास होगी उसमें मैं पहले से फिगर बनाकर पीडीएफ बनाकर उसमें समझा दूंगा। क्योंकि कुछ खास नहीं है, बस ज्योमेट्री लगानी है इसमें, अगर ये वही वाला सवाल है तो। एक मिनट रुको, वही वाला है क्या ये? एक मिनट रुको बच्चों, लग तो वही रहा, मैं चलो कोशिश कर लेता हूँ थोड़ी सी, अगर बन जाए तो डिस्कस कर ही लेंगे, नहीं तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे डिस्कस करने का। हाँ ज्योमेट्री लगानी है और कुछ खास है नहीं इसमें। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, अब यही दिक्कत है इसमें। चलो एक काम करो, डिस्कस कर लेंगे, मत चिंता करो, एंड में कोशिश कर लूंगा मैं दोबारा फिगर वगैरह बनाने की। सर्कल बना के ऐसे एक साइड इरेज नहीं होती बच्चे, वो सर्कल फिर पूरा इरेज होता है। चिंता मत करो, कर लेंगे अपने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। ठीक है कर लेंगे, वो मेरी टेंशन है, करवा दूंगा मैं। किसी ने पूछा है 33, वो डिस्कस कर लेते हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आर सच दैट द स्लोप ऑफ वन इज डबल ऑफ द अदर। मतलब ये कह रहा है कि एक पैराबोला है इस टाइप का, यहाँ पर एक पॉइंट है, हमें नहीं पता क्या पॉइंट है, हमने मान लिया h कोमा k है। इससे हमने इस पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं। पहले टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो दूसरे टेंजेंट का स्लोप 2m है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो स्लोप की बात हो रही है तो हमें पता ही है कि किसकी कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, स्लोप फॉर्म। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब ये जो टेंजेंट्स हैं वो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, h कोमा k से, तो h कोमा k उठाकर पुट कर दो। यहां से सोल्व करेंगे तो m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सिंपल सी। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएंगी, स्लोप्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो अगर एक स्लोप अल्फा आ रहा है तो दूसरा स्लोप कितना आना चाहिए, 2 अल्फा आना चाहिए। यही तो कहा उसने कि एक का स्लोप दूसरे का डबल है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमने क्वाड्रेटिक में बहुत सारे करे हैं। पहले सम ऑफ रूट्स की बात कर लेंगे, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना आ जाएगा, k अपॉन एच। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की रूट्स की बात करें सॉरी, तो a अपॉन एच। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन 3h। इसको उठाकर यहां पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू अल्फा स्केयर, यानी 2k स्केयर अपॉन 9h का स्केयर इक्वल टू a अपॉन एच। h से h कटेगा, यहां से सोल्व करके आ जाएगा 2k स्केयर इक्वल टू 9ah। h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे तो 2y स्केयर इक्वल टू आ जाएगा 9ax। ये हमारा आंसर है। मतलब बेसिकली ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी को ना समझ में आया हो दोबारा पूछना हो। सर मुझे 47 का सेकंड मेथड समझ नहीं आया, मैंने जैसे कि
तो x1 कहाँ गया? अरे एक्स स्क्वायर का 2x(x1) तब होता है ना जब तू किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। मैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो x के रिस्पेक्ट में जैसे अगर तू ये बोले कि d ऑफ x स्क्वायर, तो तेरी बात सही है, कितना होता है 2x x डैश होता है अगर किसी और वेरिएबल में करेंगे, अल्फा वाई या जेड। लेकिन अगर तू एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेगा तो 2x आ जाएगा वो। तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए एक्स डैश नहीं लिखा हमने। ठीक है। इसके बाद विशाखा का है 45। 45 में बोला हुआ है इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी x1 कोमा y1 टू द पैराबोला। यार इसमें फिगर बनानी पड़ेगी, एक मिनट रुको। इसमें तो चलो टेढ़ी मेढ़ी से भी काम चल जाएगा। इसने कहा ये दो पैराबोला हैं। पारस कह रहे हो गया क्लास में ये वाला सवाल, हुआ या नहीं हुआ ये वाला क्लास में क्वेश्चन? विशाखा और हर्षित तो कह रहे हैं नहीं हुआ, पारस कह रहे हैं हो गया। इस टाइप का हुआ है, मतलब ये नहीं हुआ ना, फिर तो सुन ही लो, क्योंकि इस टाइप के यूं तो सारे ही हो चुके हैं फिर। तो हमें बोला गया है कि जो पहला पैराबोला है छोटे वाला, उसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जो दूसरा पैराबोला है, बड़े वाला तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट किया गया है, 4a इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है। तो इसने बोला है कि x1 कोमा y1 पर टेंजेंट ड्रॉ करा। जैसे ये तो बनाना आसान है टेंजेंट, तो ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। ठीक है। ये जो टेंजेंट है दूसरे पैराबोला को q और r पर कट कर रहा है। यहां पर कौन सा पॉइंट होगा? x1 कोमा y1। हमसे पूछा हुआ है कि जो QR कोड है उसका मिड पॉइंट बताओ क्या होगा। तो वैसे तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो x1 कोमा y1 होगा। इसके पीछे रीजन क्या होगा? क्योंकि हर तरीके से सिमेट्री है, देखो बिल्कुल एक्स एक्सिस बीचों बीच जा रही होगी इसके, है ना। तो x1 कोमा y1 से जितनी ऊपर कोड होगी उतनी ही नीचे कोड आएगी, क्योंकि ग्राफ कैसे बनेगा इन दोनों का? कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये पैराबोला होगा, एक पैराबोला यहां पर होगा, जितना ये दूरी होगी उतनी ही दूरी ये वाली होगी, बराबर डिस्टेंस पर चलेगा ये। ठीक है। जितना ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर बिहेवियर होगा बिल्कुल वैसा ही नीचे होगा। तो अगर x1 कोमा y1 पॉइंट ये आ रहा है, तो अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जितना इसके ऊपर इस तरीके से कट करेगा उतना ही नीचे की तरफ कट करेगा। तो आंसर तो इसका आ जाना चाहिए x1 कोमा y1। दिया क्या हुआ है? यही दिया हुआ है। बाकी अगर सोल्व करके निकालना चाहो तो मैं उसका भी तरीका बता देता हूँ। जैसे क्यूआर की अगर हम बात करें तो क्यूआर क्या है? इस वाले सर्कल सॉरी पैराबोला के लिए टेंजेंट का काम कर रहे हैं। तो क्यूआर की इक्वेशन हम बता सकते हैं t इक्वल टू 0 से। क्या आ जाएगी? y1 इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। ठीक है। अब हमें क्यूआर का मिड पॉइंट निकालना है। क्यूआर का मिड पॉइंट हमें नहीं पता कितना होगा, हमें ये भी नहीं पता कि x1 कोमा y1 होगा। हमने मान लिया इसका मिड पॉइंट h कोमा k होगा। तो अगर हमें किसी भी कोड का मिड पॉइंट पता हो तो उसकी इक्वेशन बता सकते हैं t इक्वल टू s1 से। लेकिन वो जो कोड है वो इसके लिए कोड है, इस पैराबोला के लिए। तो t इक्वल टू s1 जो लगेगा इस पैराबोला के लिए लगेगा। तो t इक्वल टू s1 लगाने का तरीका y1 ये इधर आएगा, माइनस का 2a, सॉरी y1 इसको थोड़ा कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 4ab। अच्छा 4ax को इधर लेकर आओगे तो माइनस का 2a x प्लस x1, माइनस का 4ab तो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, इक्वल टू s1 का मतलब x1 कोमा y1 पॉइंट यहां पर पुट करना। तो y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 माइनस 4ab ये बनेगा, माइनस फोर ए बी कटेगा। अब x1 कोमा y1 जो पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर तो लाई करेगा ही ना, तभी तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ की है। तो y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 0 आएगी, तो ये 0 हो गया। तो यहां से आया y1, सॉरी h और k में लिखनी है, गलती कर बैठा मैं, एक मिनट को। मिड पॉइंट हमने h कोमा k माना है ना, तो उसके हिसाब से लिखेंगे, सॉरी दोबारा लिख लेते हैं, ky माइनस 2a x प्लस h माइनस 4ab। S1 का मतलब होगा सर्कल पैराबोला में पॉइंट पुट करना,
के स्क्वायर माइनस 4AH माइनस 4AB, माइनस 4AB माइनस 4AB कटेगा। अब ये भी क्यू आर की इक्वेशन है, ये भी क्यू आर की इक्वेशन है, तो दोनों जगह से जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर y का कोफिशिएंट y1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट k है। अगर x वाली टर्म को इधर लेकर आएंगे तो x का कोफिशिएंट -2 है, इधर भी x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, इक्वल टू यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म को इधर लेकर आएंगे तो कांस्टेंट टर्म 2ax1 है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को लेकर आएंगे तो कांस्टेंट टर्म है -2ah माइनस के स्क्वायर प्लस 4ah। कह सकते हैं ये बात। अब जैसे इसको सोल्व करो, इस हिस्से को सोल्व करोगे, -2a कटेगा, y1 की वैल्यू आ जाएगी k। ऐसी अगर इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h, मतलब h x1 के बराबर है, k y1 के बराबर है, मतलब मिड पॉइंट और x1 y1 पॉइंट सेम पॉइंट है। और हमसे पूछा क्या हुआ था, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आ जाएगा x1 y1 यानी सी ऑप्शन। तो सोल्व करके भी बता सकते हैं। योगेश कह रहे क्यूर आर निकाल कर भी कर सकते हैं, कर सकता है, लेकिन भाई बड़ा तरीका जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, पैराबोला के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तेजस कह रहे एक बार सिमेट्री वाला बताना पूरा, क्योंकि भाई देख ये बात हो रही है ना कि पैराबोला शिफ्ट किए गए हैं, एक पैराबोला ऐसे, दूसरा पैराबोला बस थोड़ा शिफ्ट कर दिया इसी पैराबोला को, तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जितना पोर्शन ये वाला फंसेगा पैराबोला के बीच में, उतना ही पोर्शन ये वाला फंसेगा। सिमेट्री से हम इतना बता सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, वही एक्चुअली मिड पॉइंट हो जाएगा। मैंने ये बात बोली है, ठीक है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन लगाइए, कोई इसमें कोई खास वो नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी है या कुछ ऐसा कुछ है। सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि जितना टुकड़ा इसका ऊपर फंसेगा उतना ही नीचे फंसेगा, जितना ये वाला टुकड़ा होगा उतना ही ये वाला टुकड़ा होगा। तो ये मिड पॉइंट आंसर आ गया, ठीक है। बाकी प्रॉपर तरीका करना चाहो तो यहां से ही आ गया, x1 y1 पॉइंट जो होगा वो h k पॉइंट ही होगा। h k हमने मिड पॉइंट माना था, तो मिड पॉइंट आ गया x1 y1। अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत है तो। वीर का कहना है कि 38 का b कैसे आएगा, पता नहीं भाई, मुझे तो सवाल ही नहीं पता। The focus of the parabola is 1, 1 and the tangent at the vertex has the equation x plus y equal to 1. Equation of the parabola is, तो b कैसे आएगा, क्या क्या मतलब हुआ, दो तीन आंसर थोड़ा दिए होंगे इसके, दो तीन दिए हुए क्या, चलो देख लेते हैं भाई। तो यहां पर करने का तरीका क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ कंपेयर करके देखते हैं हमेशा। जैसे मुझे पता है स्टैंडर्ड पैराबोला देखने में ऐसा सा होता है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, ये पैराबोला आएगा, यहाँ पर हमारे पास फोकस होता है। इस पर्टिकुलर केस में फोकस कितना दिए हुए, 1, 1। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि x एक्सिस पर 1, 1 क्यों बना है। स्टैंडर्ड पैराबोला की फिगर यूज करके हमारे लिए देखना आसान हो जाता है, इसलिए मैंने वो फिगर बनाई है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स वगैरह इसके हिसाब से लेंगे जो हमें दिए गए हैं। इसके बाद जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, अगर टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन है तो हम एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सिस जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी और फोकस यानी 1, 1 से पास करेगी। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन के लिए x माइनस वाई लिख देंगे, 1, 1 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। पहले तो इतना बताओ, जो एक्सिस लिखी है वो समझ में आई, एक्सिस की इक्वेशन, उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। कुछ नहीं, 1, 1 से पास करने वाली लाइन लिखी है जो टेंजेंट एट वर्टेक्स के परपेंडिकुलर हो। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर हमें लिखनी हो, पैराबोला की इक्वेशन लिखने का एक वन ऑफ द वेज क्या होता है, बहुत सारे वेज तो हैं ही अपने पास, लेकिन उनमें से एक वे ये है कि हम क्या लिखते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो ये आता है डिस्टेंस
फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स का स्केयर इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इनटू, अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट को, इसका फॉर्मूला आता है अपने पास डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इसका स्केयर इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और इनटू में आता है डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो वो वही फॉर्मूला लगा देना अपने को। एक्सिस की लेंथ आई चुकी है, अगर एक्सिस से हमें डिस्टेंस लिखना हो तो क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन रूट टू पूरे का स्केयर। अगर हमें लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ बतानी हो तो लेटेस्ट सेक्टम, अब देखो फोकस और टेंजेंट एट वर्टेक्स इनके बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं, क्या करेंगे 1,1 पुट कर देंगे, 1,1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा 1/√2, तो ए तो है 1/√2, और अगर हमें लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ बतानी हो तो 4 टाइम्स कर देंगे 4/√2। अगर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स लिखना हो इससे डिस्टेंस, तो क्या बनेगा x प्लस वाई माइनस वन अपॉन रूट टू। यहां पर हम देख सकते हैं रूट टू का स्केयर दोनों तरफ आ रहे हैं, वो कट जाएगा, तो x माइनस वाई का होल स्केयर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन। ये आंसर आ गया अपना, कोई दिक्कत? तो ये तो एग्जैक्ट दिए ही हुए, मैच ही कर रहे हैं, इसमें तो सोल्व भी नहीं करना अपने को, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो। लास्ट सेकंड स्टेप बताना सर। लास्ट सेकंड स्टेप में कुछ नहीं करा, जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस निकाले, तो क्या करेंगे, कोई भी अगर पॉइंट हो x कॉमा वाई तो इसमें पुट किया जाता है, x माइनस वाई आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, एक्स के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्केयर, रूट में वो आ जाएगा। डिस्टेंस का स्केयर करना है तो स्केयर कर दिया। लेटेस्ट एटम की लेंथ निकालने के लिए फोकस का डिस्टेंस निकाल लिया टेंजेंट एट वर्टेक्स से, उसका 4 टाइम्स कर दिया, और फिर निकाला है डिस्टेंस टेंजेंट एट वर्टेक्स से, तो 1 को उधर ले गए, x प्लस वाई माइनस वन, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, बस वो वैल्यूज पुट करी है। उससे तो ए आया था आंसर, कहाँ आया था भाई, अब तू, मैंने तेरे सामने तेजस सोल्व करके ये निकाल गया। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स लेकर किया, निकाल के किया था भाई, फिर तेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, और क्यों करना है डायरेक्ट्रिक्स वाली मेहनत क्यों करनी है, क्योंकि उससे जो तेरा आंसर आएगा वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, उससे अलग फॉर्म का आएगा, और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो अलग फॉर्म के दिए हुए हैं, तो पहले फिर तू अपने आंसर को एक्सपेंड करेगा, फिर तू इसके आंसर को एक्सपेंड करेगा, दोनों को फिर मैच करवाएगा, क्यों इतनी मेहनत करनी है, यहाँ पर 2 लाइन में आंसर आ रहे हैं, वो भी तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मुझे फिगर बनानी पड़ी। अगर तुम्हें कंसेप्ट ढंग से याद होगा, ठीक है, तो सीधा ये 2 स्टेप लिखने हैं, कुछ नहीं लिखना, वो फॉर्मूला भी तुम्हें याद करवाने के लिए लिखे कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है। ठीक है, बार बार ये चीज एक्सिस निकालनी और लिख देना है। और बाकी जो तू डायरेक्ट्रिक्स वाला कह रहे हैं तरीके में कोई गलती नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स निकाल कर भी आएगा, अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ठीक है, उसमें भी 2 पंगे होते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स निकालने का तरीका क्या होता है वैसे, कि इसके पैरेलल लाइन निकालते हैं, तो इसके पैरेलल लाइन एक तरफ, एक तो ये वाली आती है, एक ये वाली आती है, फिर उसमें चूज करना पड़ता है कि कौन सी सही वाली है, कि जो इन दोनों के दूसरी तरफ हो, तो वो पंगे भी करने पड़ते हैं। तो इतनी मेहनत क्यों करनी है, कहीं पर करनी पड़ेगी तो करेंगे भी, लेकिन यहाँ तो जरूरत नहीं है ना। सर एक बार इक्वेशन ऑफ एक्सिस बता दो, कुछ नहीं करा, फोकस से पास करने वाली लाइन जो टेंजेंट एट वर्टेक्स के परपेंडिकुलर हो, इसका स्लोप हमें पता है टेंजेंट एट वर्टेक्स का -1 है, तो एक्सिस का स्लोप 1 आएगा, m1 m2 इक्वल टू -1, एक पॉइंट पता है अपने को 1,1, लाइन की इक्वेशन निकाल ली। 1 मिनट रुको। अमीश ने कहा है 37th बता दो, देखते हैं भाई 37th में क्या है। 37th में बोला लेट ए बी द वर्टेक्स एंड एल द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला क्या दिया हुआ है अपने को, वाई स्केयर -2y
-4x-7 इक्वल टू 0। अगर परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाए तो y-1 का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू में होगा 4x+8, या थोड़ा और ढंग से लिखा जाए तो y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x+2। तो हमें दिख रहा है कि ये पैराबोला जो है स्टैंडर्ड पैराबोला की तरह ही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x की तरह, बस इसको शिफ्ट कर दिया गया। सॉरी, तो a का मतलब है इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x+2 को 0 पुट कर देंगे, -2, y-1 को 0 पुट करेंगे तो 1, ये आ गया। l जो है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है, तो लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा 4 आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद a एज वर्टेक्स, 2l the length of latest sectum and the axis at right angles to that of the given curve। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है कि जो इसकी एक्सिस आ रही है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए हमें दूसरे वाले की। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला होता है, इसके लिए जो एक्सिस आती है वो आती है y इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो होता है उसके लिए एक्सिस की इक्वेशन आती है x इक्वल टू 0। तो दोनों की एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो वैसा ही काम ये यहां पर करवाना चाहता है कि हमें क्या करना है, ऐसा पैराबोला बताना है जिसकी एक्सिस इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो वो पैराबोला देखने में बिल्कुल इस टाइप का होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जितना वर्टेक्स पहले आ रहा है -2, 1, उतना ही वर्टेक्स हमें नए पैराबोला का बनाना है। तो एक्चुअली क्या होगा, x की जगह क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा, क्योंकि पैराबोला हमने शिफ्ट कर दिया -2 पर। अच्छा, 4a का मतलब होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। अब इसने कहा है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हमें चाहिए 2l। अगर l 4 है तो 2l कितना होगा, 8 होगा, इंटू, अब वैसे तो कितना आता है y, जब वर्टेक्स 0,0 पर हो, लेकिन क्योंकि वर्टेक्स -2,1 पर है तो यहां पर आएगा y-1। ये हमारा आंसर आ गया, बस इसको एक्सपेंड कर लो, मैच कर जाएगा आंसर। पल्ले पड़ा क्या किया, ये दोबारा बताऊं? चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो। और ये शिफ्टिंग पर ध्यान दो बस, कि शिफ्ट कैसे करना है, बाकी कोई और कुछ खास नहीं है इसमें। केशव दोबारा बता दो भाई, दोबारा ये है कि पहले मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर मुझे पता चल गया इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितनी आएगी। इसने कहा हमें नया पैराबोला चाहिए जिसकी एक्सिस पुराने वाले के परपेंडिकुलर हो। तो हम जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दोनों की एक्सिस परपेंडिकुलर आती है। तो शिफ्ट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बना लेंगे, लेकिन x की जगह x नहीं आएगा, x+2 आएगा, क्योंकि वर्टेक्स -2 पर शिफ्ट हो चुके हैं। y की जगह क्या आ जाएगा, y-1, क्योंकि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है, वो करते हैं ना, अगर वर्टेक्स h, k आ जाए तो पैराबोला को h, k पर शिफ्ट करना पड़ता है। x की जगह x-h आता है और y की जगह y-k आता है, वो वाला कंसेप्ट लगाया है। तो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ वो कह रहा है कि 2l आनी चाहिए। 2l का मतलब यहां से कितना पता चल गया, 8, एक्सपेंड करेंगे आंसर आ जाएगा। ये बात हुई है सर, 2 आंसर गिवन है, ए और बी। अच्छा, वो 2 आंसर फिर इसलिए दिए होंगे क्योंकि पैराबोला 2 हो सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और दूसरा हो सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, क्योंकि दोनों की एक्सिस x इक्वल टू 0 आती है जो कि y इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है। तो इसने दूसरा आंसर यहां से दिया होगा, x+2 का होल स्क्वायर, 8 की जगह -8 आ जाएगा, y-1। यहां से 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब दुष्यंत ने पूछा है 40th क्वेश्चन। 40 में क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल कोड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विच मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द एक्सिस ऑफ एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ π/4 एंगल बना रही है तो उसका स्लोप tan थीटा करके 1 आ जाएगा। ठीक है, पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो हम बता सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू mx -2am -am³, मतलब बेसिकली आ जाएगी y इक्वल टू x-3। अब इस नॉर्मल का और इस पैराबोला का दोनों की इक्वेशन सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x,
एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। सोल्व करने से x की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी 1, दूसरी वैल्यू आएगी 9। x आ गया तो y निकाल सकते हैं। x को 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, 9 पुट करेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि हो क्या रहा है, पैराबोला होगा। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा, स्लोप 1 है इसका, इस लाइन का। तो ये एक पॉइंट तो था ही पहले से, नॉर्मल जाकर दूसरे पॉइंट पर कट करा तो 2 पॉइंट आगे। अब इनके बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पॉइंट कौन कौन से आए हैं, एक आया 1 कोमा माइनस 2 और दूसरा पॉइंट जो है वो आया 9 कोमा 6। तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 में से माइनस का 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, तो डिस्टेंस आ जाएगा 8√2। क्या दिया हुआ है आंसर, 40th का आंसर आना चाहिए बी, और बी ही दिया हुआ है। ठीक है, ये तरीका हो जाएगा। कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो, और बताओ अगर इस पेज पर कोई डाउट है तो। योगेश पिछला पेज जल्दी ले भाई, स्क्रीनशॉट। ठीक है, और बताओ अगर इस पेज पर कुछ रह गया डाउट तो। 33 से लेकर 47 में एक रह गया, वो उसका कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं, या तो अगली क्लास में मैं पीडीएफ बनाकर ले आऊंगा पेज की, मतलब पेन से बनाकर और उसकी फोटो खींच के पीडीएफ वगैरह बनाकर, जो मुझे ठीक लगेगा, या ग्रुप में सेंड कर दूंगा या क्लास में ही बाइनोमियल की डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी फिगर बनानी पड़ेगी ढंग की। यहाँ पर तो काम चल जाता है टेढ़ा मेढ़ा पैराबोला बनाकर। ठीक है, RIT नाम तो पता नहीं भाई क्या रखा हुआ तूने अपना इसमें, पर तूने डाउट पूछा है 43। 43 में हमें बोला गया फ्रॉम द पॉइंट 4,6 अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y square equal to 8x. The area of the triangle formed by this pair of tangent lines and the chord of contact of the point is, ये तो बच्चे फॉर्मूला है डायरेक्ट। यहां पर हमारे पास एक पैराबोला है, यहां पर एक पॉइंट है 4,6। इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे, ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट, दो टेंजेंट ड्रॉ करे। इन दो टेंजेंट से और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से बनने वाला जो ट्राइंगल है PAB, उसका एरिया मांग रहे हैं। तो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि S1 की पावर 3/2 अपॉन 2A। तो पैराबोला अपने को दिया क्या हुआ है, पैरा बाइनोमियल की क्लास सारी स्मार्ट बोर्ड पर ही होंगी, जहां पर पहले से ले रहा हूं। ये जो बोर्ड है इस पर जो ये पेन टैब है, इस पर सिर्फ डिस्कशन की क्लास होगी और उस पर चैप्टर की। तो S1 का मतलब होता है 4,6 पॉइंट पुट करना, 6 पुट करेंगे तो 36 आएगा, माइनस 4 पुट करेंगे तो 32 आएगा, पूरे की पावर 3/2 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू ए का मतलब कितना होगा, एक्स के कोफिशिएंट का 1/4 यानी 2। 4 की पावर 3/2 8 होता है, अपॉन में 4 आएगा, तो एरिया की वैल्यू आ गई 2। ये तो सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अमीश का है 44th, वो भी देख लेते हैं। 44th में बोला है टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू। इफ द कोड पी क्यू passes थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट देन द लोकस ऑफ टी इज। कोई बात नहीं, इसकी भी फिगर वैसी सी बन जाएगी। टी पॉइंट से बेसिकली हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे, एक टीपी है और एक टी क्यू है। इफ द कोड पी क्यू passes थ्रू, पी क्यू कोड की बात करें, टी पॉइंट जो है वो वेरिएबल पॉइंट है, हमें नहीं पता क्या है, हमने मान लिया एच कोमा के है। तो पी क्यू असल में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी क्यू इस पैराबोला के लिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन अपने को लिखनी आती है टी इक्वल टू 0। पैराबोला वही दिया हुआ है स्टैंडर्ड वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो टी इक्वल टू 0 लिख लेंगे, इसके लिए कितना आ जाएगा, के वाई इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एच। ये हमारे पास पी क्यू की इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें बोला गया है कि पी क्यू जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आई है वो एक फिक्स पॉइंट माइनस ए कोमा बी से पास कर रही है।
तो ये पॉइंट उठाकर पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, बी वाई इक्वल टू 2a इंटू एक्स का मतलब माइनस ए प्लस एच। सॉरी, मैंने, हालांकि आंसर तो यही आएगा लेकिन y की जगह पुट करना था, तो b के इक्वल टू 2a माइनस ए प्लस एच। अब h और k को किससे रिप्लेस कर देंगे, x और y से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास h और k का लोकस आ गया, मतलब t पॉइंट का लोकस आ गया। इसको मैच कर लेना कि किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं, वो तुम्हारा काम है, बस ऑप्शन देखने की कौन सा सेट बैठ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत हो या और कोई डाउट रह गया हो इस पेज पर। जल्दी बोलो भाई। एडवांस सब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने। मेन सब्जेक्टिव में कहीं पर कोई भी डाउट रह गया हो जो डिस्कस नहीं हुआ। तो एक क्वेश्चन रह गया, वो देख लेंगे। अमीश का है 42। टेंजेंट्स आर ड्रॉन देन द वेरिएबल कोड ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। भाई या तो तू क्लास अटेंड नहीं करी तूने पिछली वाली, या तो फालतू में डाउट पूछ रहा है, क्योंकि 25th क्वेश्चन तेरा हो गया अमीश। हाँ भाई अमीश, 25th हुआ या नहीं हुआ तेरा? नहीं हुआ सर। तो बच्चे कल 25 क्वेश्चन डिस्कस हुए, समझ नहीं आया था तो यार पूछता तो हूं, मैं हर बार बोलता हूँ, हर क्वेश्चन के बाद बोलता हूँ। मैं खुद बोल बोल के अपनी ये बात सुन सुनकर पक चुका हूँ कि इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। किस लिए बोल रहा हूँ? आज भी कई क्वेश्चन मैंने दो दो तीन तीन बार रिपीट करे हैं। तो बच्चे मैसेज नहीं देखा था तो चैट में जैसे अब 70-80 बच्चे, जैसे आज तो फिर भी कम हो तो किसी भी कारणवश 60 बच्चे हो अभी तो, कल 110 बच्चे थे, 120 बच्चे थे, तो सब सब मैसेज कर रहे हैं उस टाइम एक ही टाइम पर। नहीं देखा तो वो, अब ऐसा नहीं है ना कि सर की टेंशन है, सर ने नहीं देखा तो मैं तो एक बार ही मैसेज करूंगा, तो दोबारा मैसेज कर दे वही सेम चीज। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, सारे तो नहीं देख पाऊंगा ना मैं, तो डाउट पूछ लिया कर, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ये वाला। चल मैं बता देता हूँ कैसे होगा। 42 में बोला गया है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। मेरे हिसाब से तो सेम क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा अलग भी हो बाकी। y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो हमें बोला गया कि एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया गया, हमें नहीं पता क्या पॉइंट लिया गया, तो x कोऑर्डिनेट अल्फा मान लेते हैं, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा अल्फा प्लस थ्री। अब इस पॉइंट से हमने पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं। अब ये कह रहे हैं टेंजेंट्स की जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी उसकी बात करनी है। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखनी अपने को आती है, उसका तरीका क्या होता है, t इक्वल टू जीरो। पैराबोला की इक्वेशन कौन सा चल रहा है, 42 चल रहा है, इसमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी, y इंटू वाई वन, तो y इंटू अल्फा प्लस थ्री। 8 की जगह 4 आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा x प्लस अल्फा। सबको एक तरफ कर लेंगे, अल्फा वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी सब टर्म्स एक तरफ। बाकी शायद क्वेश्चन ही अलग है, फालतू में डांट खा ली तूने। 3y माइनस फोर एक्स अलग टाइप का सवाल लग रहा है शायद। अल्फा माइनस वाई माइनस फोर, ये आ गया। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू जीरो टाइप की। ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगी वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, जो कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। L2 को सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये 4 उठाकर यहां पर पुट करेंगे क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ रही है, वेरिएबल कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 होंगे। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अब नहीं समझ में आया तो जल्दी से रिप्लाई कर दे, पूछ ले कोई डाउट है तो। नहीं आया सर, लास्ट में कहां से नहीं आया बता बच्चे। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख दी, वो तो सिंपल चीज है, टी इक्वल टू जीरो। अब मैंने जानबूझकर जो जिन टर्म्स में अल्फा नहीं आ रहा था वो तो अलग कर ली, जैसे 3y और 4x, जिस जिसमें से अल्फा आ रहा था उनमें कॉमन ले लिया। तो ये L1 प्लस अल्फा की जगह बस लेमडा होता है, तो ये L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म बन गई। ये हम जानते हैं क्या होती है, फैमिली ऑफ लाइंस होती है।
इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो फैमिली ऑफ लाइंस होंगी, जो वेरिएबल लाइंस होंगी, वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगी, एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो L1 लाइन है 3y माइनस 4x इक्वल टू 0, L2 लाइन है y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया 3,4। तो मैंने कहा कि ये जो वेरिएबल कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आई है, ये इस फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी, और वही हमसे पूछा हुआ था कि देन द वेरिएबल कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट whose coordinates are। ध्रुव कह रहे हैं सर फैमिली ऑफ पैराबोलास भी कुछ होता है क्या? बेटा फैमिली ऑफ पैराबोलास कुछ खास नहीं होता, फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। क्योंकि कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। जैसे तू एक्चुअली क्या कर रहा है, मान ले एक पैराबोला है तेरे पास, मान ले एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको हम S1 बोल रहे हैं। दूसरा पैराबोला है, मान ले सपोज कर, क्या मानेगा, मान ले यही मान ले x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसको मान रहे हैं S2। तो तू इसमें बिल्कुल वो वाला कंसेप्ट लगा सकता है कि S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4ax प्लस लेमडा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4ay इक्वल टू 0। अब इससे मिला क्या, मान ले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तेरा ये वाला पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मान ले तेरे पास ये वाला पैराबोला है। ये दोनों पैराबोला हमारे पास दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं, a और b पर। तो S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 करके तुझे वो कर्व मिल गए जो a और b दोनों से पास कर रहे हैं। ये तेरे पास आ गई फैमिली ऑफ कर्व्स पासिंग थ्रू a एंड b। लेकिन यहां पर एक छोटी सी दिक्कत आई थी, अब तो लेमडा की अलग अलग वैल्यू पुट करेगा तो अलग अलग कर्व आते जाएंगे। लेकिन अब हो सकता है कभी जैसे तूने लेमडा को 1 पुट करा तो सर्कल आ जाएगा, हो सकता है तू लेमडा को 2 पुट करे तो एलिप्स आ जाए या हाइपरबोला आ जाए, या लेमडा की वैल्यू -2 पुट करेगा तो हाइपरबोला आ जाएगा। तो इसमें कर्व तो जरूर आएगा जो S1 और A और B से पास करेगा, लेकिन वो हमेशा पैराबोला नहीं होगा, या हो सकता है कि कभी भी पैराबोला ना मिले। लेकिन जब हम सर्कल में S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0 निकालते, तो जो इक्वेशन निकल कर आती है वो सर्कल की इक्वेशन को मैच करती है। इसलिए हम उसको बोल देते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स, कि दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्कल पता चल गया अपने को। ऐसी जब लाइन में लगाते हैं L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, वो भी एक लाइन की इक्वेशन निकल कर आती है तो लाइन हो जाएगी। लेकिन पैराबोला में गारंटी नहीं होती कि पैराबोला ही आएगा। हाँ, इतनी जरूर पक्की बात है कि एक कर्व आएगा जो ए और बी से पास करेगा। अब वो कर्व सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, और किसी केस में पैराबोला भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा लेमडा की वैल्यू पर। तो इसलिए फैमिली ऑफ पैराबोलास नाम का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाते अपने, या पढ़ते। ऐसी फैमिली ऑफ एलिप्स लगा सकते हैं, फैमिली ऑफ हाइपरबोला लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कर्व की शेप कुछ भी आ सकती है। कॉनिक सेक्शन में जो कोन वाला पार्ट है बुक में था वो क्या है? वो तेजस कुछ नहीं है, वो बस इतना बताया गया है कि जो कोन होता है उसको काटने के अलग अलग तरीके होते हैं। स्पेसिफिक वे में काटेंगे तो अपने को सर्कल मिल जाएगा। जैसे अगर क्रॉस सेक्शन में काटेंगे इस तरीके से कि मान ले कुछ भी कोन है, उसका तूने टॉप गायब कर दिया, तो जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर तू ऊपर से देखेगा तो जो शेप दिखेगी वो सर्कल दिखेगी। अगर तू एक एंगल पर काटेगा तो जो शेप दिखेगी वो तुझे एलिप्स दिखेगी। वो फालतू की चीज है, मतलब इतनी काम की चीज नहीं है। मतलब किसी ना तो वो स्कूल में पूछी जाती है ना आईआईटी में मतलब है अपने को। चीज अच्छी है लेकिन वैसे काम की नहीं है अपनी। सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ये कंसेप्ट जो आते हैं तुम्हारे पास, ये नॉर्मली एओडी में पढ़ाए जाते हैं। अलग अलग तरीका होता है हर किसी का। मैं भी सब टेंजेंट सब नॉर्मल एओडी में पढ़ाता हूँ, पैराबोला में नहीं पढ़ाता। कोई टीचर होते हैं, कई टीचर जो पैराबोला में पढ़ा देते हैं। तुम्हें भी नहीं पढ़ाया गया मेरे हिसाब से, तो एओडी में पढ़ोगे। सही तरीका यही होता है कि एओडी में पढ़ा दिया जाए, क्योंकि टेंजेंट जो है वो पैराबोला की प्रॉपर्टी नहीं है ना, या सिर्फ सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं है। टेंजेंट जो है वो किसी भी कर्व के लिए बनाया जा सकता है। तो जो एक एओडी नाम का एक चैप्टर आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी 3 पार्ट होते हैं, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो वहां पर हम ये देखेंगे कि किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट नॉर्मल कैसे निकाले जाते हैं, या सब टेंजेंट सब नॉर्मल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो वहीं पर सीख लोगे क्या होता है। क्योंकि असल में अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो टेंजेंट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं 11वीं में, वो भी गलत होती है। टेंजेंट ऐसा हो सकता है कि ग्राफ को कट करके चला जाए, तो वो बात की बातें तो 11वीं में गलत ही पढ़ाया जाता है। 12वीं में तुम आओगे तब ढंग से सही डेफिनेशन पढ़ोगे, ट्राइंगल की सॉरी टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है। तो फिलहाल उन टेंशनों से दूर रहो। हर्षित का कहना है कि सर एक बार 24
एक मिनट रुको, क्या लिखा है तूने? 24 बता दो, आपने शायद इससे पहले 3 पेजेस पहले बताया था। भाई देख, दोबारा तो नहीं बताऊंगा। अगर 24 दिख रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले। प्रणव, हाँ मुझे पता है सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का क्वेश्चन है, लेकिन वो छोड़ देना है, एक बार बाद में कर लेंगे, बहुत आसान चीज है। डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं सब टेंजेंट सब नॉर्मल के। घटिया सी चीज है वैसे ही, मतलब कुछ नहीं होता। टेंजेंट का प्रोजेक्शन लेना होता है एक्स एक्सिस पर, उसको सब टेंजेंट बोल देते हैं। नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन आता है एक्स एक्सिस पर, उसको सब नॉर्मल बोल देते हैं। उनके सिंपल से फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, रट्टे मार के बस आंसर आ गया। ध्रुव कह रहा है कि सर सेंट्रोइड सिर्फ ट्राइंगल के लिए डिफाइंड है, नहीं ऐसा नहीं है। सेंट्रोइड पॉलीगन के लिए भी डिफाइंड होता है। जैसे अगर तेरे पास ये पॉलीगन है, जैसे सपोज कर, सेंट्रोइड की जो डेफिनेशन होती है वो भी हम गलत पढ़ते हैं एक तरह से। असली डेफिनेशन वो नहीं होती। जैसे ये एक पॉलीगन है, कुछ भी मैंने ओपन बनाया, मतलब कितनी भी साइड का हो सकता है, ए बी सी डी ई, इस तरीके से। तो सेंट्रोइड, अगर जी की बात करें तो सेंट्रोइड का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाएं, जैसे जी से एक पोजीशन वेक्टर बनाया बी का, जी से पोजीशन वेक्टर बनाया सी का, जी से पोजीशन वेक्टर बनाया हमने डी का, ई का और ए का। ये कॉपी क्यों हो रही है? तो जी वो पॉइंट है जिसके लिए इन सभी पोजीशन वेक्टर्स का जो सम है वो नल वेक्टर आ जाना चाहिए। ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होता है पॉलीगन के लिए, और उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। अब ट्राइंगल में होता ये है कि जो ये वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये तीन वेक्टर्स का सम जीरो आएगा, वो पॉइंट एक्चुअली मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। उसमें वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं, इसलिए पढ़ा दिया जाता है कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन सेंट्रोइड की असली डेफिनेशन ये होती है कि सारे पोजीशन वेक्टर्स का सम जीरो आना चाहिए। तो इसका तरीका यही होता है, जैसे ट्राइंगल में निकालते हैं, जितने भी वर्टेक्स हैं पॉलीगन के, सभी का एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय एन, जितने भी वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उन सब का सम करो डिवाइड बाय एन। तो अगर फिजिक्स में तुम्हारा सेंटर ऑफ मास हो चुके हैं, चालू हुआ है नहीं हुआ अभी? हो गया है, तो बस उसमें तुम क्या करते हो, उसमें तुम्हें ये बोला जाता है कि एक पॉलीगन है, कोई भी एक चैप्टर, मतलब कोई भी एक फिगर है, उसमें अलग अलग मास के तुम्हारे पास वो पड़े हैं, क्या कहते हैं उसे, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। तो तुम क्या करते हो, हर पोजीशन को एम से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा सर कुछ लिखते हो ना, अगर मुझे सही याद आ रहा है। एम इंटू डी आर होता था, अपोन में आता था डी आर, शायद ऐसा सही कुछ लिखते हो, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, मतलब बेसिकली ऐसा सा कुछ होता था, M1 R1 प्लस M2 R2, ये तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए होता था। RDM होता है क्या? अच्छा, हाँ वो शायद मैंने गलत लिख दिया होगा। मतलब बेसिकली ये होता है कि M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, ये चलता जाता है, अपॉन में आ जाता है M1 प्लस M2। हाँ सही बात है, M ऐड हो रहा है तो DM आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला होता है R इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, ऐसा सा कुछ करते हैं, है ना। तो वहां पर बस क्या होता है, फिजिक्स में हर पॉइंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, कोई 1 kg के, कोई 4 kg के, कोई 10 kg के। जब मैथ्स में बात करते हैं तो हमें उनको वेट नहीं देना, सबकी जो वेट है, जो उनका भार है वो बराबर है, सबको 1 1 kg का मान लेते हैं। तो फिजिक्स में तुम थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, मैथ्स में अपने को इसी चीज का मतलब होता है कि सबकी वैल्यू सेम है, ये आ गया। तो एक्चुअली सेंट्रोइड ये होता है। ठीक है। हाँ, जो तू कह रहे हैं ना समेशन आर डी ए जीरो होगा, वो डीए वगैरह इसलिए यूज कर लेते हैं अगर हमारे पास एक वो हो, सॉलिड बॉडी हो जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पॉइंट्स पर सिचुएटेड ना हो। जैसे यहाँ पर तो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं जहां पर मास है, तो इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर ऐसी सी कोई बॉडी आ जाए जिसमें वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा इवनली, या इवनली ना भी हो, तो उसके लिए फिर ऐसे फॉर्मूले यूज करते हैं। लेकिन मैथ्स में ऐसी बॉडी की सेंट्रोइड हम कम ही पढ़ते हैं, पॉलीगन वगैरह की तो फिर भी पढ़ लेते हैं। लेकिन डेफिनेशन वही है
कि सारे जितने भी पोजीशन वेक्टर्स बन रहे हैं उनका सम 0 होना चाहिए। ठीक है, बाकी उतनी टेंशन, ठीक है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सेंट्रोइड ये होता है, आगे जाके काम भी आता है। बस इतना पता होना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय एन, कोमा सारे वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय एन, ये सेंट्रोइड होता है पॉलीगन के लिए। सही डेफिनेशन पता हो तब भी ज्यादा ठीक है। तो फालतू की चीजें भी होगी, क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए, मेरी तरफ से मेंस ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो चुके। नेक्स्ट क्लास से अपने एडवांस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके हो जिसको भी अमाउंट सम ऑफ मोमेंट ऑफ सेंट्रोइड होता है, ठीक है, हो गया, सेंट्रोइड हो गया, बहुत हो गया। कोई काम का डाउट है किसी का? लक्ष्य सर पैराबोला पहले दो चैप्टर्स के रिलेटिव डिफिकल्ट लगता है, बच्चे रिजल्ट्स याद कर प्रैक्टिस कर, उतना मुश्किल नहीं है, शिफ्टिंग करनी आनी चाहिए और इसके अलावा कोई खास नहीं है इसमें। रिजल्ट्स बहुत ज्यादा है। सर्कल में बस फायदा ये होता था कि सर्कल में ज्योमेट्री यूज कर सकते थे। सर्कल में ये चीजें थी कि कोड पर परपेंडिकुलर गिराओगे तो बाइसेक्ट करेगा, ये होगा वो होगा, एंगल बराबर होते थे, यहाँ पर वो चीजें नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, वो याद कर लो बस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मंडे से बाइनोमियल थ्योरम दोबारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बुकलेट का डिस्कशन का तुम्हें पता चल जाएगा कब है। ठीक है।